नमस्कार, मैं रविंदर कौर, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ार से हूँ। मैंने ये अपना क्लास फिजिक्स का क्लास चालू किया था, जिसका पार्ट 1 आपको पोस्ट किया था पहले। अब पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। तो आपने पार्ट 1 अगर पढ़ा होगा तो पार्ट 2 को भी ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से उसको पढ़िए। अगर आपको कुछ उसमें कमी या कुछ समझ ना आए चीज़ें तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो देखिए, हमने अपने पार्ट 1 में क्या कहते हैं, हमने फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, यूनिट 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, जिसमें हमने पहले आपको विद्युत आवेश से फेमिलियर करवाया था कि विद्युत आवेश क्या होता है ना। विद्युत आवेश वो भौतिक राशि होती है जिसे अर्जित कर लेने पर जो पदार्थ है वो विद्युतमय हो जाता है। फिर हमने उसमें आपको बताया था कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला धनावेश बताया था, दूसरा ऋणावेश बताया था। फिर हमने बताया था कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमने ऋणावेश के बारे में आपको बताया था कि जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर एबोनाइट की छड़ के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि जो आवेश होते हैं, विद्युत आवेश होते हैं, मतलब वो एक अदिश राशि होती है, उसका विमी सूत्र बताया था। फिर आपको कूलाम का नियम बताया था कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको डेरिवेशन भी बताया गया था। अब उसी के आगे में है आवेशों के बारे में। आवेशों के मूलभूत गुण जो होते हैं, तो वो 3 गुण बताने जा रहे हैं आपको आवेशों के। पहला आवेश का गुण है आवेश का संरक्षण, और दूसरा आवेश का गुण है आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा है आवेशों की योज्यता। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप बोर्ड में से आप नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए और पूरा नोट करिए। ठीक है, तो देखिए आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बस वो संरक्षित रहता है। जैसे किसी विलगित आवेश, विलगित मतलब आइसोलेटेड, जो किसी से संबंधित ना हो एकदम, उसको आइसोलेटेड कहते हैं विलगित निकाय में जो कुल विद्युत आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश, वो दोनों क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। नियत रहता मतलब कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते। आप लोग ने से पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े थे ना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। उसी तरह से आवेश भी संरक्षित रहता है, आवेश का संरक्षण का भी नियम होता है। ठीक है, अब हम इसमें गणितीय उदाहरण ना देके हमने थियोरेटिकल उदाहरण दिया। ये नीचे वही वाला उदाहरण दिया जो धनावेश वाला था, कि धनावेश बनाने के लिए हम लोग कर रहे थे ना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते थे। ठीक है, तो जब कांच की छड़ अलग से रखी हुई है, रेशम का कपड़ा अलग से रखा हुआ है, ना तो कांच की छड़ के ऊपर कोई आवेश था ना रेशम के कपड़े के, तो वो विलगित निकाय हो गए। ठीक है, अब हमने दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाके उसको घर्षण किया, रगड़ा। ठीक है, तो कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ गया और रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणावेश आ गया। तो इस तरह से जब वो दोनों अलग अलग थे, कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी, तो आवेश संरक्षित था। ठीक है, अब उतना ही आवेश उसके ऊपर आ गया। ये उदाहरण हो गया आपका कि छड़ को रगड़ने के पूर्व उस पे आवेश संरक्षित था, कुछ भी नहीं था, फिर जब उसको रगड़ा तो उसके ऊपर आवेश आ गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा गुण, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, क्वांटिलाइजेशन। तो ये क्या है कि सभी जो मुक्त आवेश होते हैं, ठीक है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई E के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं।
शब्द यूज किया, परिमाण का मतलब होता है कि वो क्या हो जाएगा, ना तो वो धनावेश ना ऋणावेश। ठीक है, परिमाण में धन और ऋण समाप्त हो जाता है और वो केवल एक इकाई बन जाता है। ठीक है, मूल इकाई। तो अब अपन ने क्या बोला कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने मान लिया, माना किसी पदार्थ पर आवेश Q है, ठीक है, तो Q है तो Q बराबर Ne, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब देखो N क्या है, एक तुम्हारी प्राकृत संख्या टाइप का है, जो जहां पे उसका मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है n का मान और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमने जैसे किया कि 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश, हमने एक पदार्थ लिया, ठीक है, जिसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो उसमें पदार्थ की मात्रा जो है आवेश, उसमें हमको आवेश की मात्रा, पदार्थ में आवेश की मात्रा बतानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आवेश की मात्रा हम वापस यही वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक, अब इसको हम हल करके बताते, एक बार फिर से देख लीजिए। आवेशों का क्वांटमीकरण जो सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। अब माना कि हमने जो पदार्थ में आवेश है वो उसकी मात्रा क्या ले ली, Q ले ली। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा Q बराबर Ne। ठीक है, E जो इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे N का मान कितना दे दिया है, 100 दे दिया है, हमको इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा बतानी है। ठीक है, तो हमारा आवेश की मात्रा Q बराबर Ne होता है। यहाँ पास हमारे पास N का मान कितना है, 100 दिया है, और E का मान है हमारे पास में 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, अब हम इसमें मान भरेंगे, Q बराबर 100 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, अब हम इसको ज्यादा लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेशन ना डाल के सीधे 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब हम आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे, -19 प्लस 2, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये घातें जुड़ गई तो हमारे पास में आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। ठीक है, 19 में से 2 गया तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा -17 कूलम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आवेश, इस उदाहरण का हल। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरे प्रकार का आवेश। तीसरे प्रकार का गुण जो आवेश का है, आवेशों की योज्यता। ठीक है, तो इसमें क्या है, विद्युत आवेश योगात्मक होता है। योगात्मक मतलब जुड़ने वाला, जुड़ सकता है। ठीक है, तो किसी विशाल वस्तु पर कुल आवेश का मान वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से देखिए, विद्युत आवेश योगात्मक होता है, किसी विशाल वस्तु के विभिन्न भागों में वितरित जो विद्युत आवेश है उनका बीजगणितीय योग नियत होता है। ठीक है, या योग के बराबर होता है कुल आवेश का मान। ठीक है, फिर से देख लीजिए, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे जितने भी, मान लीजिए कि ये वस्तु है। ठीक है, इसके वस्तु पे इस तरफ विद्युत आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, यहाँ पे Q9, Q10, Q11, Q12। ठीक है, तो अब इस पूरे का जो है बीजगणितीय योग, मतलब कुल आवेश इसका कितना मान है, Q।
अब Q जो होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7 प्लस Q8 प्लस Q9 प्लस Q10 प्लस Q11 प्लस Q12। इस तरह से जितना भी होगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, सबका बीजगणितीय योग एक नियत हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब इसमें भी उदाहरण बताया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से लिया अपन ने उदाहरण ये 3 के लिए, विद्युत आवेशों की योज्यता के लिए। अब अपन ने क्या बताया, किसी निकाय में उपस्थित आवेश कौन कौन सा है, प्लस E, ठीक है, -3E प्लस 5E -7E उपस्थित है, ठीक है। तो कुल आवेश की गणना कीजिए। ये हमारा सवाल है आवेशों की योज्यता के लिए, ठीक है। तो देखिए, हमारा सूत्र क्या कहलाता है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। 4 आवेश है तो 4 तक ले लेंगे, ठीक। अब यहां पे जहां Q1 बराबर है हमारे पास में प्लस E, ठीक है, और Q2 बराबर है -3E, ठीक। Q3 बराबर है +5E और Q4 बराबर है -7E। अब हम ये समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे सबका, तो ये हो जाएगा Q बराबर +E, कितना है दूसरा, Q2 -3E प्लस 5E -7E, सबका मान रख दिए। अब प्लस माइनस से ये E प्लस माइनस -3E प्लस 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 5E प्लस माइनस -7E। अब माइनस वाले जोड़ दो और प्लस वाले जोड़ दो आपस में, तो ये हो गया आपके पास में, ये प्लस का है ये प्लस का, तो +6E हो गया और ये 7 3 10E हो गया माइनस का। तो 10 में 6 गया तो तुम्हारे पास बचा -4E। ये आ गया तुम्हारा निकाय का कुल विद्युत आवेश, ठीक है। इस तरह से आपको परीक्षा में सवाल में आवेशों की मात्रा कुछ अलग भी हो तो बस आपको ऐसे जोड़ देना है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस प्लस का गुणा होता तो प्लस आता है और प्लस माइनस का गुणा होता तो माइनस आता है, ठीक है। और प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 माइनस का था और 6 प्लस का, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए हमारा उत्तर में ऋण का चिन्ह आया। यदि हमारा यहाँ पे प्लस का 10 होता और माइनस का 6 होता तो हमारे उत्तर में प्लस का चिन्ह आता, ठीक है। इतना आया समझ में आप लोगों को। ये आवेशों के गुण हैं। पहला था हमारा आवेशों के मूल गुण में आवेशों का संरक्षण, तो आवेश संरक्षित रहता है बताया, ना हम उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते। दूसरा बताया आवेशों का क्वांटमीकरण, Q बराबर Ne पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। तीसरा बताया आवेशों की योज्यता जो कि बीजगणितीय योग किया जा सकता है, ठीक है, और सभी के उदाहरण भी साथ साथ बताए। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है पहले ये जानेंगे हम लोग। जैसे एक अकेले बिंदु पर
ये आप यहाँ से नोट भी कर लेंगे ना, पूरा सब बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के तुल्य होगा। अब ये वाला चीज समझने के लिए वापस में हमको जाना पड़ेगा हमारे पार्ट 1 वीडियो में, जो हमने कूलाम का नियम आप लोग को समझाया। कूलाम के नियम से ही वहां पे हमने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के परिभाषित किया था और उसका डेरिवेशन भी निकाला था, जो कि था F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये था। इसी तरह से हम लोग मान लीजिए कि एक Q0 बिंदु आवेश लिया, ठीक है। अब इसी के ऊपर अध्यारोपित होना मतलब उसी के ऊपर में ओवरलैप होना, ठीक। तो जिस तरह से हमने मान लिया इसमें अध्यारोपण सिद्धांत समझाने को, एक बिंदु Q0 लिया है, उसके ऊपर Q1 को किया, Q2 को किया, Q3 को किया, Q4 Q5 ऐसे करके Qn तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहले हम निकालेंगे दो बिंदु Q1 Q0 में, फिर दूसरा Q2 Q0 से, फिर Q3 Q0 से, फिर Q4 Q0 से, फिर Qn Q0 से, ठीक। फिर सबका सदिश योग कर देंगे, ठीक। तो पहले एक बार कूलाम के नियम को और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे ये Q0 है और ये बिंदु Q1 है, मैंने उसमें Q1 Q2 से बताया था, ठीक। तो ये Q1 Q2 से ही देख लो आप लोग, ये Q2 है, ठीक है। तो हमारा था F समानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आया था। पहला आया था F समानुपाती Q1 Q2, दूसरा आया था F समानुपाती 1/R स्क्वायर, दोनों को मिलाए थे तो ये हमारा बना था F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, फिर F बराबर एक हमने नियतांक लगा दिया था Q1 Q2 बाय R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सदिश योग में पहला आया हमारा किसमें, Q0 Q1 में। Q0 के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं ना, अध्यारोपित हो रहे हैं। फिर Q0 Q2 के साथ वही कूलाम का नियम जोड़ दिया, फिर Q0 Q3 में, ऐसे ये N में, ठीक है। अब हमने वापस से इसमें Q0 सब में कॉमन है और K कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अंदर वाली चीजें जो बचती हैं उनका सदिश योग, तो ये गणित की भाषा में समेशन यूज किया जाता है, इसको कहते हैं सिग्मा। ये सिग्मा या समेशन, ये योगफल के लिए चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। और कहां से चले, 1 से चले n तक चले, ठीक है। तो ये लगा के समेशन QI बाई RI स्क्वायर और ये वेक्टर आ रही, ये सदिश के रूप में बताने के लिए है, ठीक है। और इसको I का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से n तक, जहां I वेरी 1 2 3 4 अप टिल n तक बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया। एक बार और समझ लीजिए अध्यारोपण का सिद्धांत, कि जैसे कई बिंदु आवेश ले लिए, जैसे मान लीजिए ये Q0 है, तो ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, ये Q4 है। तो ये जैसे इसके इन दोनों के बीच में ये पहला पॉइंट निकलेगा, ठीक है। फिर ये Q2 इन दोनों के बीच दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच तीसरा, इन दोनों के बीच चौथा, ऐसे करके सारे पॉइंट को जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद इसमें से कॉमन जो है Q0 और K को कॉमन निकाल दिया, और बाकी बचेगा यहाँ पे Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर प्लस Q3 बाय R3 स्क्वायर प्लस Qn बाय Rn स्क्वायर। तो इनको जो है योगफल के रूप में ऐसा लिखते हैं, सिग्मा I वेरी 1 to n QI बाई RI स्क्वायर और वेक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ। जहां पे I का मान 1 2 3 4 अप टिल n तक होता है। आप लोग प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ आए तो फिर से समझिए। ये थोड़ा सा आपको बायो वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे, सबके अनुसार वीडियो बनाया जा रहा है कि सारे बच्चे आसानी से उसको कर लें। अगर हम इसको डिटेल में और करते हैं, बढ़ाते हैं डेरिवेशन को, तो ये 1.5-2 पेज में चला जाएगा सॉल्व करते हुए। तो इसलिए आपको इस हिसाब से बताया जा रहा है कि आप लोग पूरा टॉपिक को अच्छे से कर पाए, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और CG बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो
तो कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई हो उसको दोबारा आप कमेंट में जाके पूछिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।